करते हैं अपना 2011 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अभी तक हमने यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम प्रैक्टिस कर चुके थे। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो पैसेज नंबर यहाँ से शुरू करते हैं। इकोसिस्टम प्रोवाइड people with variety of goods and services, food, clean water, clean air, flood control, soil stabilization, pollination, climate regulation, spiritual fulfillment and aesthetic enjoyment, to name just few। तो ये कुछ हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारा कौन प्रोवाइड करता है, इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज है जो कि इकोसिस्टम में प्रोवाइड करते हैं। इनमें से कुछ का हमने नाम यहाँ पे लिख दिया है। मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट इधर आर irreplaceable and और टेक्नोलॉजी नेसेसरी टू रिप्लेस देम प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। तो ये कह रहा है कि ये कुछ सर्विसेज जो हमने ऊपर मेंशन किया है, ये सर्विसेज जो है वैसे तो इररिप्लेसेबल है, लेकिन अगर हम इनको रिप्लेस भी करेंगे तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने दिया है कि फ्रेश वाटर को अगर हमें सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाना है तो उसकी जो है काफ़ी कॉस्ट आती है। द रैपिड एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ग्रेटली मॉडिफाइड द अर्थ सिस्टम। तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो हमने क्या कर लिया है, अर्थ के इकोसिस्टम को मॉडिफाई कर लिया है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। कौन सी नीड्स? जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें चाहिए। पर्टिकुलरली अगर देखें तो अगर हमें फूड चाहिए तो हमने क्या किया है, हमने इकोसिस्टम को मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, हमने फॉरेस्ट को कट करके हमने जो है अपने एग्रीकल्चर जो एरिया है उसको बढ़ा लिया है। ठीक है, फ्रेश वाटर, टिम्बर, फाइबर एंड फ्यूल, तो हमने क्या किया, अपनी मॉडिफिकेशन किया है हमने इकोसिस्टम का। दिस मॉडिफिकेशन कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू ह्यूमन वेलबींग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस मॉडिफिकेशन से कहीं ना कहीं नो डाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, ह्यूमन वेलबींग हुआ है। ठीक है, द बेनिफिट्स हैव बीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका जो बेनिफिटेड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है। ठीक है, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ लोग जो हैं उनको क्या है, नुकसान हुआ है इन मॉडिफिकेशन से, इन चेंजेस से। मोर ओवर शॉर्ट टर्म इंक्रीजेज इन सम इकोसिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज हैव कम एट द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन। अब ये कह रहा है कि जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज मॉडिफिकेशन करने की वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने लिए हैं वो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, शॉर्ट टर्म जो हमने मॉडिफिकेशन किया है वो किस कॉस्ट पे की है, लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन। यानी कि हमने कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन किया है इकोसिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल, एफर्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड एंड फाइबर हैव डिक्रीज्ड द एबिलिटी ऑफ सम इकोसिस्टम टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, रेगुलेट फ्लडिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। तो अब हमने क्या किया, हम एफर्ट्स लगा रहे थे कि भाई हमारा फूड जो है और जो फाइबर है वो बढ़ जाए, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा इकोसिस्टम जो है, हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो जो है डिक्रीज़ हुआ है। क्लीन वाटर जो है वो इफेक्ट हुआ है। रेगुलेटिंग, जो फ्लड को रेगुलेट करता है इकोसिस्टम, वो भी हमारा कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कुल मिला के कि जो इकोसिस्टम है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जो वो सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, महंगी है। फिर क्या हुआ, जो पॉपुलेशन हमारी एक्सपेंड कर रही है उसकी फुलफिलमेंट के लिए हमने मॉडिफिकेशन किया है इकोसिस्टम में। वो जो मॉडिफाइड हमने किया है उसकी वजह से कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, और उस मॉडिफिकेशन से जो नुकसान हुआ है वो इकोसिस्टम में भी, वो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान है, क्लीन वाटर का नुकसान है, और रेगुलेटिंग फ्लड, वो सब चीज़ें हमारी डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन। जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उसका क्या एडवर्स इफेक्ट है, तो बताइए क्या एडवर्स इफेक्ट है। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, तो ये तो नहीं है, कहीं भी नहीं मेंशन है पैसेज में। ठीक है, एस्थेटिक एंजॉयमेंट, नहीं ये भी नहीं है। पोर्टेबल फ्रेश वाटर, यस, एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से क्या है, फ्रेश वाटर पे हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर, नहीं, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ हमने इसकी प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ाया है, और उस प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से हमारा एडवर्स इफेक्ट है इकोसिस्टम पे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, यस, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट है। तो आइए देखते हैं पैसेज में कहाँ पे मेंशन है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से एडवर्स इफेक्ट क्या बना है। तो यहाँ पे देखा था रैपिड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ने मॉडिफाई किया है इकोसिस्टम को, और उस मॉडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ है, हमारा
फूड एंड फाइबर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, एबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम जो है हमारी, क्लीन वाटर आ गया ना, पोर्टेबल वाटर और सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, ये कहीं ना कहीं क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 एंड 5। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पैसेज, यस, द पैसेज मेंशन दैट सम पीपल हैव एक्चुअली बीन हार्म्ड बाय दीज चेंजेस, व्हाट डज इम्प्लाई। ओके, तो यहाँ पे मेंशन है कुछ लोगों को नुकसान हुआ है इन मॉडिफिकेशन से, तो वो क्या है, द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन है एडवर्सली इफेक्टेड सम पीपल, यस इट इफेक्टेड, राइट। तो कुछ लोग हमारे इफेक्ट हुए हैं, यहाँ पे मेंशन है हमारा कि सम पीपल हैव एक्चुअली बीन हार्म्ड बाय दीज चेंजेस। कौन से चेंजेस, ये वाले चेंजेस, ठीक है। तो इन द शॉर्ट टर्म सम पीपल मे बी हार्म्ड बट इन द लॉन्ग टर्म एवरीवन विल बेनिफिट, एवरीवन विल बेनिफिट ऐसा तो कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड हमने कट कर दिया। सफिशिएंट एफर्ट हैव नॉट बीन मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर, क्या एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, यहाँ पे तो बोला है कि हमने जो मॉडिफिकेशन ही कर दिया और ताकि हमारा फूड एंड फाइबर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो सेकंड भी रॉन्ग है, 1 एंड 3 भी रॉन्ग है, और फर्स्ट हमारा करेक्ट है जो कि हमने यहाँ से देखा है अभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, और इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड 5। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पेरेटिव टू मॉडिफाई द अर्थ इकोसिस्टम फॉर द वेलबींग। क्या ये नेसेसरी है, नेसेसिटी है, इम्पेरेटिव है कि हमें मॉडिफाई ही करना पड़ेगा इकोसिस्टम को तभी हमारा वेलबींग हो पाएगा मैनकाइंड का? बिल्कुल गलत है, ऐसा नेसेसिटी है ही नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द थिंग, अरे भाई इसमें पैसेज में साफ साफ बोला है टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को जो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकता है, करता है, बट एट ए वेरी हाई कॉस्ट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2 आर सॉरी, नाइदर 1 and नाइदर 2। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला पैसेज करते हैं। ये समझ में तो आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट कट चलते हैं अब। ए मोरल एक्ट मस्ट बी अवर ओन एक्ट, जो मोरल एक्ट है वो हमारा खुद का एक्ट होना चाहिए। मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम आवर ओन विल, हमारे अंदर से ही जो है आना चाहिए। ठीक है, इफ़ वी एक्ट मैकेनिकली देयर इज़ नो मोरल कंटेंट ऑन आवर एक्ट, अगर किसी ने हमें ऑर्डर दिया है और हम उसके ऑर्डर को फुलफिल करें तो वो मोरल एक्ट हमारा नहीं माना जाएगा। ठीक है, वी यूज़ आवर डिस्क्रिमिनेशन, we should bear in mind that distinction between the action between acting mechanically and acting intentionally। तो एक होता है मैकेनिकली हम एक्ट करें, दूसरा होता है हम इंटेंशनली एक्ट करें, जिसमें कि हम अपनी डिस्क्रिशन खुद यूज़ करेंगे तो उस एक्ट को हम कहेंगे मोरल एक्ट, और जिसमें हम दूसरे का ऑर्डर मान रहे हैं, जिस दूसरे ने जो ऑर्डर दिया है सिर्फ उसको फुलफिल करें तो वो एक मैकेनिकल एक्ट होगा, एक मशीनरी एक्ट होगा। ठीक है, इट मे बी मोरल इफ़ अ किंग टू पार्डन अ कल्प्रिट, अब किंग ने किसी कल्प्रिट को पार्डन किया है तो उसने खुद का डिस्क्रिशन यूज़ किया है, बट जो मैसेंजर है कैरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ पार्डन प्ले आर ओनली मैकेनिकल रोल, लेकिन जो उसके नीचे जो मैसेंजर है उसने जो काम किया है सिर्फ वो एक मैकेनिकल पार्ट है। ठीक है, अब जैसे जो जज हैं, जज ने कोई ऑर्डर दे दिया, ठीक है, जज ने क्या दिया, कोई ऑर्डर दिया कि भाई ऐसे इस कल्प्रिट को जो छोड़ दो। ठीक है, तो जज ने क्या किया, जज इज़ एक्टिंग एज, जज ने अपने डिस्क्रिशन का यूज़ किया है, तो वो हमारा वो अपने मोरल एक्ट जो है वो यूज़ करा है जज ने। लेकिन अगर हम वहीं पुलिस अगर उसको कल्प्रिट को छोड़ देती है तो वो उसका मोरल एक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एक मैकेनिकल एक्ट होगा। ठीक है, बट इफ़ द मैसेंजर वर टू कैरी आउट द किंग्स ऑर्डर कंसिडरिंग इट हिज ड्यूटी हिज एक्शन वुड बी मोरल वन। हाउ कैन अ मैन अंडरस्टैंड मोरालिटी who does not use his own intelligence and power of thought but let himself be swept along like a log of wood current। तो ये यही कह रहा है, जब तक इंसान अपने खुद का जो डिस्क्रिशन है वो यूज़ नहीं करेगा, खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी का यूज़ नहीं करेगा, तो उसको हम मोरल एक्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वो जब तक वो खुद का डिस्क्रिशन यूज़ नहीं करेगा। समटाइम्स अ मैन डिफाई कन्वेंशंस एक्ट ऑन हिज ओन रीजन विद अ व्यू टू एब्सोल्यूट गुड। तो कुछ बार क्या होता है कि जो कन्वेंशंस हमारी चली आ रही हैं, जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में जाते हैं, किसका यूज़ करते हुए, अपने डिस्क्रिशन का यूज़ करते हैं, अपने मोरल एक्ट का यूज़ करते हुए फॉर द एब्सोल्यूट गुड। ठीक है,
तो कुल मिला के इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि मोरल एक्ट वो एक्ट होता है जो हमारा खुद का एक्ट हो, हमारे डिस्क्रिशन के बेस्ड हो, हमारी विल के ऊपर बेस्ड हो, तो वो एक्ट हमारा क्या होगा, मोरल एक्ट होगा। और जो दूसरे ने ऑर्डर दिया है और हम उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें तो वो हमारा मोरल एक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एक मैकेनिकल एक्ट होगा। ये इसका निचोड़ है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द थॉट ऑफ द राइटर? अ मोरल एक्ट कॉल फॉर यूजिंग आवर डिस्क्रिशन, यस, यही है, ठीक है। मैन शुड रिएक्ट इन अ सिचुएशन इमीडिएटली, नो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है पैसेज में। मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ऐसा भी नहीं बोला गया है। मैन शुड बी एबल टू डिफाई कन्वेंशन इन ऑर्डर टू बी मोरल, यस, ये लास्ट में हमारा पैसेज में बोला गया है कि समटाइम मैन जो है क्या करते हैं, कन्वेंशंस को डिफाई करते हैं मोरल में एक्ट करने के लिए। और एक और चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पे कॉन्क्रीट वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि शुड रिएक्ट, मस्ट डू, तो ये हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 and 4। Which one of the following statement is the nearest definition of the moral action according to the writer? तो मोरल एक्शन क्या है, हमने देखा है अभी, जो मोरल एक्शन कौन सा होगा, जो हमारी विल के ऊपर होगा, जो हमारा खुद का एक्ट होगा, वही मोरल एक्ट होगा। तो देख लेते हैं। इट इज़ द मैकेनिकल एक्शन बेस्ड ऑन ऑफिशियल ऑर्डर, नो। इट इज़ एन एक्शन बेस्ड ऑन आवर, यस, आवर सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, यही हमारा क्या होगा, मोरल एक्शन होगा। इट इज़ अ क्लेवर एक्शन बेस्ड ऑन क्लैरिटी of purpose, no. And it is a religious action based on the understanding, no, ठीक है। ना ही ये रिलीजियस एक्शन है, ना ही मैकेनिकल एक्शन है, इट इज़ अ एक्शन जो कि हमारे डिस्क्रिशन के ऊपर बेस्ड है। देन द पैसेज कंटेन अ स्टेटमेंट, लेट हिमसेल्फ बी स्वेटेड ऑन द वुड बाय एन करंट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर नियरेस्ट इन द मीनिंग, ओके। तो क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब वही है कि भैया जैसा उसको बोला गया है वो वैसे ही फॉलो कर रहा है, वो अपना कुछ दिमाग लगा ही नहीं रहा, यही मतलब होगा उसका। तो अ पर्सन डज नॉट यूज हिज ओन रीजन, यस। ही इज ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर, यस। ही कैन नॉट विदस्टैंड डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, रॉन्ग। ही इज लाइक अ लॉग ऑफ फूड, ओके, मीनिंग पूछा है उसके बारे में थोड़ी पूछा है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 1 and 2, ठीक है। जो अपना खुद का माइंड यूज़ नहीं कर रहा है, जो अपने खुद के रीजन्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे लॉग ऑफ वुड हो जाते हैं जो कि पानी के हिसाब से बहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2, जो दूसरों से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो पानी के प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं हम। अ कंट्री अंडर द फॉरेन डोमिनेशन, ये थोड़ा सा काफ़ी ब्लर है इसमें प्रिंट जो है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की। A country under foreign domination seek escape from a present in dreams of a vanished days and find consolation in vision of the past greatness that is a foolish and dangerous pastime in which many of us indulge। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब कंट्री जो है हमारी किसके, फॉरेन रूल के अंडर होती है, ठीक है, तो हम जब फॉरेन रूल के अंडर होती है तो हम क्या करते हैं, ड्रीम करते हैं किसके बारे में, हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में, ठीक है। हम करंट सिचुएशन नहीं सोचते कि किस सिचुएशन से हम गुजर रहे, कितना स्ट्रगल हमें करना पड़ रहा है। हम पुरानी बातों को ध्यान में रख के अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको बचने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द फुलिश और डेंजरस पास्ट टाइम, और ये सबसे गलत चीज़ है, बहुत ही फुलिश चीज़ है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अब प्रेजेंट में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो हम उन प्रॉब्लम्स को ऊपर फोकस ना करते हुए हम फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, या फिर हम पास्ट के दिनों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे, हमारे स्कूल के दिन कितने अच्छे थे, ठीक है ना। तो वो चीज़ के बारे में ही बोल रहे हैं। तो ये सबसे फुलिश थिंग है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड इक्वली क्वेस्ट दिस इज़ व्हाट quest practice for us in India is to imagine that we are still spiritually great through we have down in the world in other respect। तो ये कह रहा है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम कितने स्पिरिचुअली ग्रेट हैं, है ना। तो इंडिया क्या है, विश्व गुरु रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ स्पिरिचुअली इंडिया जो है ग्रेट है। हम ये चीज़ सोचते हैं। स्पिरिचुअल और एनी अदर ग्रेटनेस कैन नॉट बी फाउंडेड ऑन द लैक ऑफ द फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। ये कह रहा है
कि भाई उस स्पिरिचुअलिटी का करोगे क्या जब तक तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है, जब तक तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, जब तक तुम्हारे पास खाने को नहीं है, जब तक तुम दुख में हो, ठीक है। तो इन चीज़ों के बिना स्पिरिचुअलिटी को नहीं गेन किया जा सकता, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं राइटर, ठीक है। मैनी वेस्टर्न writer have encouraged that notion that Indians are otherworldly. I suppose the poor and unfortunate in every country becomes to some extent otherworldly unless they become the revolutionary. तो ये कहना चाह रहा है जिस भी कंट्रीज़ में जो पुअर पीपल हैं, जो अनफॉर्चुनेट पीपल हैं, वो ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है, जब तक कि वो रिवोल्यूशनरीज ना बन जाए। क्या ऐसा सोचते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि डिस्पाइट बीइंग फेसिंग द करंट चैलेंजेस, ठीक है। तो वो उनको अदर वर्ल्डलीस ने बोला है। फॉर द वर्ल्ड इज़ एविडेंटली नॉट मींट फॉर देम एंड सो आल्सो सब्जेक्ट पीपल। तो वो ऐसा सोचते हैं ये वर्ल्ड उनके लिए नहीं बना है, उन्हें तो दूसरे लोक में जाना होगा, दूसरे परलोक में जाना होगा, ठीक है, ऐसा वो सोचने लग जाते हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग जिसको बोलते हैं वो करने लग जाते हैं। एज अ मैन, तो सिंपली ये इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो पुअर पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पॉवर्टी और इन सब की तरफ ना देखते हुए वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो कि गलत चीज़ है अकॉर्डिंग टू द राइटर, ठीक है। राइटर के हिसाब से गलत क्यों है, क्योंकि राइटर चाहते हैं कि भाई आप अपनी पॉवर्टी को एलिवेट करके ना आप अपने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करिए, रादर देन आप अपने माइंड को डाइवर्ट ना करिए टू द स्पिरिचुअलिटी। एज ए मैन ग्रोज मैच्योरिटी ही इज not entirely engrossed in or satisfied with the external objective world. He seeks also some inner meaning and some psychological physical satisfaction. तो ये कह रहा है जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसको कुछ साइकोलॉजिकल नीड की जरूरत होती है, कुछ फिजिकल सेटिस्फैक्शन उसको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो पीपल एंड सिविलाइजेशन एज मैच्योर एंड ग्रो एडल्ट, एवरी सिविलाइजेशन एंड एवरी पीपल एग्जिबिट अ पैरेलल स्ट्रीम चाहिए होती है हमें किसकी, एक्सटर्नल लाइफ की एज वेल एज इंटरनल लाइफ। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें लेनी पड़ती है, किस चीज़ की, हम पूजा पाठ भी करेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी लाइफ भी जिएंगे और एज वेल एज हम एक्सटर्नल लाइफ भी जिएंगे, हम मटेरियलिस्टिक लाइफ भी जिएंगे। तो उसके बीच में हमें पैरेलल एक हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, जहाँ पे भी ये इक्विलिब्रियम और ये स्टेबिलिटी यहाँ पे भी हमारा जो चेंज होती है वहीं ना वहीं वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा क्राइसिस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में इसने बताया। तो क्या बोला राइटर, क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम है अभी जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो चैलेंजेस हैं उन पे फोकस होना चाहिए, रादर देन आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो उन चैलेंजेस उन प्रॉब्लम्सों को दबाने के लिए, अपने माइंड को जस्ट डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। तो द पैसेज दैट दिस वर्ल्ड इज़ एविडेंटली नॉट मींट फॉर देम, इट रेफर्स टू द पीपल हु। तो ये किसके लिए बोला है बताइए, दिस वर्ल्ड इज़ एविडेंटली नॉट मींट फॉर देम, ये वर्ल्ड उन लोगों के लिए नहीं बना है। तो इसमें वो कौन से पीपल है, वो पीपल कौन से थे बताइए, क्या वो रिवोल्यूशनरीज है, नहीं, रिवोल्यूशनरीज जो रिवोल्यूशन लाएंगे तो फिर वहीं पे नहीं रहेंगे। तो लिव इन द स्टार्वेशन एंड मिजरी, यस, जो पुअर पीपल हैं, जो स्टार्वेशन में हैं, जो मिजरी में हैं, उनको ही इन्होंने बोला है कि ये वर्ल्ड उनके लिए नहीं बना है। द सीक फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है पैसेज में। यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार कि spiritual or any other greatness cannot be founded on the lack of freedom and opportunity or starvation and miseries. I suppose poor and unfortunate in every country become to extent otherworldly unless they become revolutionary. For them, world is evidently not meant for them. For them, उनके लिए, किनके लिए, poor and unfortunates के लिए ये वर्ल्ड जो है हमारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पुअर एंड अनफॉर्चुनेट कौन होंगे, दैट इज जो स्टारवेशन एंड मिजरी में हमारा गुजार रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सेकेंड। ये थोड़ा डिफिकल्ट है पैसेज, नो डाउट। कंसिडर द फॉलोइंग एजप्शन, अ कंट्री अंडर द फॉरेन डोमिनेशन कैन नॉट इंडल्ज इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स, ओके, पॉवर्टी इज एन इम्पीडमेंट इन द स्पिरिचुअल परस्यूट्स, यस, ये तो साफ साफ मेंशन किया है कि स्पिरिचुअल थिंग्स आप अचीव ही नहीं कर सकते जब तक आप
आपके पास फ्रीडम नहीं हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं हो, आप जो है स्टारवेशन और मिजरी से फ्रीडम नहीं है इनकी उनसे, ठीक है, तो तब तक आप जो है स्पिरिचुअलिटी अचीव नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली पॉवर्टी इज़ अ हिंड्रेंस, ये यहाँ पे इस वाली लाइन में हमारा मेंशन है। सब्जेक्ट पीपल्स में बिकम अदरवर्डली, यस सब्जेक्ट पीपल जो हैं वो हमारा अदरवर्डली बन जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट पीपल बिकम दे अदरवर्डली, ये भी हमारा करेक्ट है। कंट्री अंडर द फॉरेन डोमिनेशन कैन नॉट इंडल्ज इन, अरे इंडल्ज तो कर तो सकते ही है ना। जो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इंडिया का, इंडिया के अंदर में क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी कंटिन्यू नहीं रही है जब हमारा जो कॉलोनियल रूल था तब भी, तो ये गलत हो जाते हैं स्टेटमेंट, वो इंडल्ज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। दी पैसेज थीमेटिकली सेंटर्स ऑन, तो पैसेज का थीम क्या है बताइए। अभी एक ही चीज़ हमने बिल्कुल, थीम जो है पैसेज का क्या है, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अपोज्ड पीपल, ओप्रेस्ड पीपल, ठीक है, स्टारवेशन एंड मिजरी, द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑफ द पीपल इन जनरल। तो देखिए ये तो नहीं होगा, स्टारवेशन इज़ ए वन एस्पेक्ट ऑफ द पैसेज, ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन के बारे में नहीं, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑफ पीपल इन जनरल, इन जनरल बॉडी माइंड के बारे में बोला है क्या है, माइंड के बारे में, हाँ एक आइडियोलॉजी के बारे में तो बोला है, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ओप्रेस्ड पीपल एंड बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑफ पीपल इन जनरल, नहीं ये वाला इसमें और इसमें से ये वाला ज़्यादा अच्छा है। आई मीन ओप्रेस्ड पीपल के बारे में यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करिए जो फॉरेन रूल के अंडर में है, ठीक है, उनके बारे में इसने बोला है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रहा है कि जिन लोगों के ऊपर कॉलोनियल रूल होता है, जिन जो फॉरेन डोमिनेशन के अंदर में होते हैं, वो अपने करंट चैलेंजेस को ना देखते हुए वो अपने पास्ट के ग्लोरिफिकेशन को याद करते हैं, जो कि गलत चीज़ है, ऐसा राइटर बोल रहा है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द ओप्रेस्ड पीपल इज द थीम ऑफ दिस पैसेज। और भी है क्या, हाँ एक और है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द टॉर्चर ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट इज कॉज्ड by the impact of foreign domination, by the desire to escape from domination and find consolation in various vision of the past greatness, due to lack of equilibrium between the external life and internal life, हाँ ये वाला पढ़ा था, due to one's ability to either revolutionary or otherworldly, तो torture of mind and spirit is caused कब होगा, यहाँ पे था ना torture of mind and spirit, क्राइसिस आ जाएगा, कब आएगा, जब हमारा इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी जो है वो हमारी अनबैलेंस हो जाएगी, वो डाइवर्ट करेंगी, तो तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा ये क्राइसिस हमारा आएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये ड्यू टू द वंस एबिलिटी टू बी इधर रिवोल्यूशनरी अदरवर्डली, नहीं ये तो नहीं है, यस ड्यू टू द लैक ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्सटर्नल लाइफ एंड इंटरनल लाइफ, बाय द डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम फॉरेन एंड डोमिनेशन एंड फाइंड कंसोलेशन इन द विजन ऑफ द ग्रेटनेस, नहीं ये तो माइंड एंड स्पिरिट के बीच में हमारा टॉर्चर नहीं है। द बाय द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, ये भी नहीं है, उससे तो हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में वो बना लेते हैं, पास्ट के बारे में हम सोचते रहते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे पास्ट के बारे में सोच लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम जो है टैकल आउट कर लेते हैं, वहाँ पे कोई हमारा जो स्पिरिट और माइंड के बीच में कहीं टॉर्चर नहीं आता है। तो इसका एक ही ऑप्शन सी ऑप्शन है, दैट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ इक्विलिब्रियम। टॉर्चर कब आएगा, जब लैक ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल लाइफ और इंटरनल लाइफ में, तब हमारा क्या है, ये लास्ट लाइन से इन्होंने उठा के दे दिया है कि इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी हमारी क्राइसिस क्रिएट करेगी अगर यहाँ पे डाइवर्ट होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हमारा हो जाए, ठीक है। चलिए आगे के पैसेज हम देखेंगे बाद में, ओके। आज हम यहीं पे एंड करते हैं इस लेक्चर को, और बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक के लिए आप इसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए अच्छे से। थैंक यू।